नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सुशासन को प्रतिबद्ध मोदी सरकार। मैं हूं निखिल सिंह और जब बात सुशासन दिवस की करते हैं तो बरबस ही जहन में दो तस्वीरें कौंध जाती हैं। एक सुशासन के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आज जयंती है और जिनके नाम पर आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट के एक नए दौर की शुरुआत की उन्होंने, वो उसके प्रणेता है। तो ये कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित होकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात कही है, उन्होंने सुशासन की बात कही है, उन्होंने पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक विकास योजनाओं के पहुंचाने की बात कही है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये सारा काम जब हो तो उसमें गुड गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और आज हमारी जो चर्चा है वो इसी पर रहेगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा प्रधानमंत्री के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। माँ भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस बार जो 19 से 25 दिसंबर तक से जो सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है 2023 का, इसमें जो थीम रही है वो थीम रही है कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और पेंडेंसी को खत्म करना। तो किस तरह से इस पेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश की गई है, किस तरह से जो सरकारी कार्यालय उनकी स्वच्छता का क्या कुछ असर पड़ा है, इसको लेकर के हम आपको एक वीडियो साझा कर रहे हैं, आप उसको देखिए। स्पेशल कैंपेन 3.0 भारत में सरकारी कार्यालयों का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान गांधी जी को सच्ची स्वच्छांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें पूरा देश जुट गया। 2021 में स्वच्छ भारत आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें सरकारी कार्यालय की कुशलता में सुधार को शामिल किया गया। इस पहले कदम से ही इस प्रयास में सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे और अब सभी मंत्रालय इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए सुधार की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच बदल दी है, जिसने करोड़ों देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है। इस अभियान ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों, विशेषकर युवाओं को सामूहिक भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया है। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में DARPG ने सभी 3 संस्करणों में नोडल ऑफिस की भूमिका निभाई। एकत्रित आंकड़ों के अनुसार लंबित मामलों के निस्तारण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वर्क स्पेस बढ़ा है और कबाड़ के निस्तारण से भारी भरकम रकम सरकारी राजस्व में जमा कराई गई है। पहले स्वच्छता अभियान में 6154 ऑफिस परिसरों की, तो दूसरे स्वच्छता अभियान में 1 लाख से अधिक परिसरों तक चलने वाला ये स्वच्छता अभियान 2023 तक आते आते 75,000 पोस्ट ऑफिस, 31,275 स्कूलों, 26,958 बैंक शाखाओं, 23,672 रेलवे साइट्स और 13,168 सड़क परिवहन दफ्तरों समेत 2,58,000 से अधिक ऑफिस परिसरों तक पहुंच गया, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। स्वच्छता अभियान 3.0 में 164 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया। इस दौरान सरकारी दफ्तरों से 26.35 लाख फाइलों का निस्तारण हुआ, जबकि ऐतिहासिक महत्व की 3,100 फाइलों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के संरक्षण में भेज दिया गया है। साथ ही 5,21,958 लोक शिकायतों की सुनवाई हुई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्वच्छता अभियान 2023 में कबाड़ निपटान से सरकार को 556 करोड़ से अधिक की आमदनी हुई, जबकि स्वच्छता अभियान के सभी संस्करणों को मिलाकर हमने 1100 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की है।
इस अभियान के दौरान कबाड़ निपटान से जुड़ी कई पहल सामने आई, जैसे तमिलनाडु के नेवेली टाउनशिप में NLCIL में कचरा डंप क्षेत्र में स्क्रैप सामग्री से चरखा उद्यान विकसित किया गया। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में बंद हो चुकी खदानों में पर्यटन स्थलों का विकास किया है। GST भवन भोपाल की छत ग्रीन रूफ टॉप में बदल दी गई, तो डाक भवन में अनुपयोगी कक्ष की सूरत बदलकर उसे स्टाफ लाउंज का रूप दे दिया गया है। देहरादून में पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है, जहां अनुपयोगी पॉलीथीन को खरीदकर उनसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। विद्यांजलि के अंतर्गत कार्यालयों के पुराने कंप्यूटर और लैपटॉप नवीनीकरण के बाद सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रदान किए गए, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे इनका लाभ उठा सकें। साफ सुथरे और व्यवस्थित ऑफिस से कर्मचारियों की उत्पादकता में भी सुधार हुआ है तथा अपने कार्य और कार्यस्थल के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही विकसित हुई है। सारे स्टाफ को हम अपने इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि भैया स्वच्छता का ध्यान रखो विशेष रूप से। हम सब लोगों को अच्छा लगता है कि हमारा एक फ्रेंडली वर्क एटमॉस्फेयर भी हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग काफी पॉजिटिव फील करते हैं। जैसे अपने घर पे जाने की खुशी होती है, वैसी खुशी हमें ऑफिस में आने की खुशी होती है यहाँ पे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी यात्रा और लंबी है। स्वच्छता अभियान की ये गतिविधियां निरंतर जारी रहेंगी और सभी मंत्रालयों के कर्मचारी प्रति सप्ताह अपने 3 घंटे इन गतिविधियों के लिए समर्पित करेंगे। संकल्पों की नींव पर खड़ा भारत स्वच्छता अभियान के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नए रंग भरता भारत, उभरता भारत। तो आपने देखा ये वीडियो, इसके ज़रिए आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरह से जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और जो इस बार का थीम फोकस है कि जो ऑफिसेज हैं उसको स्वच्छ बना कर रखना, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, और किस तरह से पेंडेंसी को कम किया जाए, इस पर फोकस रहेगा। तो आपने देखा कि कितना आमूल चूल परिवर्तन इसके ज़रिए लाया जा सकता है। फिलहाल हमारी जो चर्चा है वो इसी पर आधारित है। हम अपने ख़ास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वी श्रीनिवास, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, और दूसरी खास मेहमान प्रोफेसर नूपुर तिवारी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर तिवारी, आपका भी स्वागत है, और श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जब हम इस चर्चा की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये एक टर्म दिया, ये ऑब्वियसली ये पहले से रहा होगा, लेकिन लोगों के जहन में अब भी आता है कि आखिर ये है क्या। उनका जो पीएम मोदी का विजन है वो है क्या, कैसे इसको समझाएंगे, कैसे बताएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में तीसरी सुशासन सप्ताह के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दिए। उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि लाल किले के प्राचीर से जो उनका उद्बोधन था, जिसमें 5 प्रण का उन्होंने वर्णन किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रण है राष्ट्र को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। और इस प्रयास में औपनिवेशिक विरासत को छोड़ के सशक्त, समावेशी और विकसित राष्ट्र के प्रति सभी प्रयास किया जाना चाहिए। और इस गोल को प्राप्त करने के लिए सुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। और जो सरकार का मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, अधिकतर शासन न्यूनतम सरकार, इस सिद्धांत को लागू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर ई गवर्नेंस पर रहना चाहिए, ई सर्विसेज के प्रति रहना चाहिए, और सरकार और नागरिक के बीच में जो दूरी है इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष दिसंबर 19 से दिसंबर 25 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया, जिसमें कई वर्कशॉप्स और कई प्रेजेंटेशंस सरकारी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा किए गए, जिसमें फोकस रहा कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से नागरिक और सरकार की दूरी कम कर सकें।
जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अनूपुर तिवारी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो इस देश की आधी आबादी यानी मेरी महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, उनका विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा हो जाता है। और ख़ासतौर पर जब हम ग्रामीण अंचलों में बात करते हैं, किस तरह से देखती हैं कि सुशासन के लिए महिलाओं का सशक्त होना और ख़ास तौर पर ग्रामीण महिलाओं का सशक्त होना बेहद ज़रूरी है, और पिछले कुछ वर्षों में इस पर काफ़ी काम भी किया गया है? मेरे नज़र में देखिए, सुशासन का मतलब होता है, या गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी पूंजी ये है ट्रैवलिंग टू द लास्ट माइल। जी। जो आपकी जितनी भी सर्विस डिलीवरी है वो आखिरी इंसान तक सैचुरेटेड मोड में मिल जाए, तो शायद वो सबसे बड़ी सुशासन होगी। तो ग्रामीण परिवेश की आप बात करें तो वहाँ के गवर्नेंस में बहुत पहले ही आप देखें कि 73rd अमेंडमेंट के तहत एक रिजर्वेशन लाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए किया जाएगा। और जब ये लाई गई थी तो उस समय एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये उठा था कि क्या इतनी तादाद में महिलाएं ग्रामीण प्रवेश में आ सकती हैं, लेकिन रिज़ल्ट हुआ कि पूरी ही सीट बढ़ी गई, और अभी के समय में कितने 18 से ज़्यादा राज्यों ने 50% रिजर्वेशन कर दिया है। तो ये इतनी तादाद में महिलाएं जो हैं मोर देन 1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल मास बनाती हैं, जिसमें वुमेन के जो गुड्स हैं, रिलेटेड इश्यूज हैं, डिसीजन मेकिंग में इनका बहुत ही बड़ा सहयोग है। और ये इनका नंबर जो है बहुत बड़ा एक क्रिटिकल मास बनाता है, जो सुशासन में या ट्रैवलिंग टू द लास्ट माइल में बहुत बड़ा एक सहयोग करता है। तो ये नंबर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सारी इलेक्टेड वुमेन की महिलाओं को आप ले लें एक तरफ, और सिर्फ भारत की ग्राम पंचायत की महिलाओं को ले लें तो नंबर के हिसाब से भी, और जितनी इनकी रीच है, एकदम बिल्कुल पॉवर्टी रिडन एरियाज में भी रीच हैं, ये बहुत बड़े आर्म्स हैं सरकार के, और काफ़ी ही अच्छा रिजल्ट इसमें आ रहा है। जी, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा आपने दिया कि अगर दुनिया के इलेक्टेड वुमेन्स को एक तरफ रखा जाए और हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो पंचायतों में सशक्त हो रही हैं, देश को भी सशक्त कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक अगुआ बनकर उभरी हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। वी श्रीनिवास जी, जब हम ये बात करते हैं कि सुशासन को और आगे ले जाना है, मैडम कह रही हैं कि लास्ट माइल तक, पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक जब योजनाओं की पहुंच हो सके तभी हम मान सकेंगे सुशासन को। तो ऐसे में जो आपका मंत्रालय है वो किस तरह के कार्य करता रहा, और ख़ासतौर पर जब हम 19 से 25 दिसंबर तक में जो फोकस रहा है इस सप्ताह के लिए, जब आप कहते हैं कि ऑफिसेज में स्पेस भी खाली कराएंगे और जो पेंडेंसी है उसको कम करेंगे गुड गवर्नेंस के लिए, इस वर्ष का जो फोकस था सुशासन सप्ताह का, ये था स्वच्छता और जो आंतरिक कार्य प्रणाली में सुधार, इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग। ये दोनों चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए सैचुरेशन अप्रोच के माध्यम से करीब 2,58,000 कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। और जो ऑफिस स्क्रैप का डिस्पोजल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप हैं, व्हीकल स्क्रैप हैं, फर्नीचर हैं, इससे सरकार को करीब 556 करोड़ की राजस्व आय प्राप्त हुआ। साथ ही साथ 164 लाख वर्ग फीट का स्पेस खाली किया गया और 27 लाख फाइल्स की वीडिंग आउट हुई। गत 3 वर्षों में इन अभियानों के माध्यम से करीब 1,162 करोड़ का राजस्व आय स्क्रैप डिस्पोजल से प्राप्त हुआ और 4 लाख से भी अधिक कार्यालय स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े। तो आखिरी माइल तक हमने पहुंचने की प्रयास किया। और जो दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण अंग था इस अभियान का, आंतरिक कार्य प्रणाली में सुधार, इसके लिए जो ई पोर्टल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयास किया गया और ई ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड का लॉन्च किया गया तथा जो जन शिकायत निवारण का जो पोर्टल है सीपी ग्राम्स, इसका एनुअल रिपोर्ट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया गया। जी, वी श्रीनिवास जी, जब हम बात करते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की, कैसे इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये टर्म हम लगातार सुनते आए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि इसके क्या तात्पर्य हैं, क्या मायने हैं,
कैसे इसको समझना चाहिए और आम लोगों की भी भागीदारी इसमें हो सकती है क्या? जी हाँ, जो अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, ये सरकार का एक मूल रूप सिद्धांत है जिसको 2014 से आज तक अपनाया गया है। और इसके तहत जो थ्रस्ट रहा है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, इसको फुल्ली डिजिटल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कन्वर्ट करें जी, और जो नागरिक हैं उसको डिजिटली एम्पावर किया जाए। तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें एक बड़ा अभियान का मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जो राष्ट्रव्यापी पेंशन अभियान था, जिसमें डीएलसी अभियान, और जितने पेंशनर्स हैं उनको 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में बैंक जाके अपना पेंशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। आज की तारीख में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक के माध्यम से उसको ऐप डाउनलोड करके घर से ही कर सकता है। और कुल 1,17,00,000 पेंशनर्स ने जीवन प्रमाण का इस्तेमाल इस वर्ष किया, जिनमें से 38 लाख केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स हैं और कुल 19 लाख पेंशनर्स ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का अपनाया है। ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट का डिजिटल सर्विसेज के ऊपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पुश है, ये भारी तादाद में नागरिकों के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इसको जो ई सर्विसेज की बढ़ोतरी जो दे रहे हैं जी, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने आंतरिक कार्य प्रणाली में सुधार करके त्वरित गति से निर्णय लेने का भी प्रयास कर रहा है, जिसके लिए ई ऑफिस के तहत एनालिटिक्स डैशबोर्ड में डीलेयरिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर 4 स्तर से ज़्यादा किसी भी फाइल का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डेलीगेशन होना चाहिए और रिसीट्स को टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोज करना चाहिए। इसके लिए ई ऑफिस एनालिटिक्स डैशबोर्ड हर मंत्रालय को अपनी कार्य प्रणाली में सुदृढ़ीकरण करने के लिए व्यवस्थित रूप से शुभारंभ किया गया है। जी 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 जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। प्रोफेसर नुपुर तिवारी, आपके पास मैं आ रहा हूँ, लेकिन वी निवास सर, मैं चाहूँगा कि आप बहुत शॉर्ट में बताएं, जो ई ऑफिस है या जो ई फाइलिंग की बात करते हैं, कितना सुगम हुआ है या कितना तेज होता है इसके जरिए कार्य, क्या कुछ अनुभव हैं? कुछ वर्ष पहले अगर आप सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेंगे फाइल्स, फिजिकल फाइल्स भारी तादाद में सरकारी कार्यालयों में रहते थे। आज की तारीख में अगर आप केंद्रीय सचिवालय में आते हैं, लगभग 32 लाख फाइल्स ई फाइल्स हैं जो ई ऑफिस प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करते हैं, और फिजिकल फाइल कम होके घट के सिर्फ 7 लाख फिजिकल फाइल्स हमारे चल रहे हैं। और ये प्रयास सरकार का रहा है कि 100% रिसीट्स, जितने भी पत्राचार होता है सरकार में, वो ई रिसीट्स के माध्यम से हो। और आज के तारीख में 90% से ज़्यादा फाइल्स हमारे ई फाइल्स हैं और लगभग 100% रिसीट्स ई रिसीट्स हैं। इससे पारदर्शिता और समयबद्ध सीमा में इनकी प्रोसेस करने के लिए हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर प्रोफेसर तिवारी, हम बात रूरल इंडिया की कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे और पंचायतों के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम बात पंचायतों की, जब हम ई ऑफिस और ऑफिस स्पेस को खाली कराने की बात और उसको बेहतर बनाने की बात, जब ये सारी बातें करते हैं तो हम सुदूर पंचायतों तक की, वहाँ का भी ऑफिस हम वहाँ तक की बात करें, या महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात आप कर रही थी, किस तरह से आपको लगता है कि वहाँ जो सशक्तिकरण की एक, जिसको कहना चाहिए कि एक अलख जो जगी है, वो एक परिवर्तन लेकर के आई है और वो एक बड़ा कारक साबित हो रही है गुड गवर्नेंस के लिए? देखिए, पंचायत सिस्टम में सबसे बड़ा काम जो अभी के समय में देखा जा रहा है वो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। 14th फाइनेंस कमीशन ने 2 लाख करोड़ तकरीबन, ये इसको ग्राम सभा को एक तरह से आप सोचिए दे दिया पीपल्स प्लानिंग के लिए, कि उसमें जितने भी हैं मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन के भी जो लोग हैं वो अपने गांव के डेवलपमेंट को प्लान करें। और इसमें ये जो फंड दिए गए हैं वो अनटाइड फंड है, पहले से निर्धारित नहीं है कि आपके किस सेवा में ये जाएगा, जबकि ये गांव के ही लोग निर्धारित करेंगे कि उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो एक अनटाइड फंड गया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, ये सबसे ज़्यादा
चूँकि उनके पास एक अपनी रिसोर्सेज भी हो गई सारे डेवलपमेंट को सिर्फ प्लान ही ना बनाने के लिए, क्योंकि इसके तहत पूरी जैसा उन्होंने प्लान किया है उस हिसाब से इन्हें रिसोर्सेज भी मिलती हैं और इसकी पूरी ही डिजिटल मॉनिटरिंग होती है जो कि केंद्र सरकार के करती है। जितने भी उनके हुए इसकी एक पोर्टल बनाई गई है, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन और एक लोकल डिक्शनरी भी बनाई गई है जिसमें पूरी सरकार जो है केंद्रीय सरकार इसका एक मॉनिटरिंग करती है। तो ये एक पहल है कि डिजिटलाइज्ड वे में काफ़ी बहुत ही बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान आ रहा है और गांव की प्रगति हो रही है और इसमें काफ़ी अच्छा गुड गवर्नेंस देखा गया, क्योंकि सबसे ही आप उसको कहिए कि वल्नरेबल सेक्शन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जी, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है प्रोफेसर नूपुर, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं सशक्त हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब हम 2047 के अमृतकाल के भारत की एक कल्पना कर रहे हैं, उससे पहले जिस तरह से शौचालय निर्माण हुआ, जिस तरह से गांव-गांव में शौचालय बने, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है पंचायतों में, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है दूसरी योजनाओं में, आपको कितना परिवर्तन नजर आता है इस बदले हुए भारत में और आपको कितनी आशा नजर आती है महिलाओं की भागीदारी और 2047 की बात करें तो? महिलाओं की भागीदारी सिर्फ एक नंबर की नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। अब तो पार्लियामेंट में भी आप देखें तो उसमें डिसीजन मेकिंग में वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ महिलाओं को एक रिजर्व करके जगह नहीं दी जा रही है ताकि महिलाएं ही वो सारे डेवलपमेंट को आगे लेकर के जाएं। तो महिलाओं की भागीदारी एक ग्रास रूट लेवल पर भी काफ़ी देखा गया है। जितनी भी सर्विसेज हैं आप देखिए, जो भी पंचायत वुमेन से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने काफ़ी इसमें इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक अवार्ड्स भी रखे हैं। जो भी पंचायत जहाँ पे महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है, उनको एक सकारात्मक रूप दिया जा रहा है कि उनको एक पहचान भी दी जा रही है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप बात करें तो एक कुटुंबश्री का आप एग्जांपल ले सकते हैं जो कि पूरी महिलाओं के थ्रू चलाई गई हैं। इसमें महिलाएं जो हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हैं और इसको जो माइक्रो क्रेडिट है, सबसे जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनके लिए इसको बनाया गया है। और इसकी जो स्टैंड है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कहा जाता है कि पंचायत के डेवलपमेंट प्लान में भी एक तरह से पहले से ये महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो, कितनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ली जाएं और कैसे लाइवलीहुड क्रिएट किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो NRLM में है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का, स्पेशली महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, स्टार्टअप्स है और एक जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लान है, इन सबों में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इनको सबसे ज़्यादा इंक्लूजन में रखा गया है कि महिलाओं के ही स्पेसिफिक कार्यक्रम बनते हैं इसमें। जी, निश्चित तौर पर वी श्रीनिवास जी, चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके हर एक संकल्प में 2047 का अमृत भारत नजर आना चाहिए और अमृत काल के दौरान जो हमारे संकल्प है उनको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए गुड गवर्नेंस की आपको लगता है कितनी ज़रूरत है और किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है राष्ट्र के नाम पे कि इतिहास किसी भी राष्ट्र को एक वक्त ऐसा मौका देता है जब मैसिव प्रोग्रेस डेवलपमेंटल जर्नी में करने के अवसर मिलता है। और जो अमृतकाल पीरियड है यही समय है और सही समय है। और निश्चित रूप से ये जो सुशासन है भारत को उस रास्ते पे ले जाएगा जिसमें वह एक सशक्त भारत बने, समावेशी भारत बने और विकसित भारत बने। जी, निश्चित तौर पर हम सब का सपना भी यही है और हम सब का प्रयास भी यही होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया वी श्रीनिवास जी आपका और प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी आपका हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से वी श्रीनिवास जी ने कहा कि यही समय है, सही समय है, ये प्रधानमंत्री का उद्बोधन है। उनका कहना है कि जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, उसमें हमारा, आपका, हम सभी का एक हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये हिस्सेदारी इस तरह से बन सकती है जब हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाना है और उसके लिए कहीं और दूर नहीं जाना है, बल्कि उसके लिए अभी से जुटना है, क्योंकि यही समय है, सही समय है।
तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।